मेरी जेठानी बहुत सुंदर थी। 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद उसका रंग रूप ऐसा था कि कोई भी फिदा हो जाए। मैं ही क्या, रिश्तेदारी की ज्यादातर बहुएं उससे जलती थी। मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर का बंटवारा हो चुका था। एक ही मकान के 2 हिस्से हो गए थे। एक तरफ मेरे जेठ रहते तो दूसरी ओर हम लोग। खाना अलग अलग बनता, लेकिन बाकी चीजों में दोनों भाइयों की साझी भागीदारी थी। दोनों भाई अच्छी जॉब में थे। बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ दयाशंकर त्रिपाठी माँ बाप का खर्च उठाते, तो मेरे पति दिनेश त्रिपाठी पर मेरी नंद की पढ़ाई और उसकी शादी की जिम्मेदारी थी। मेरे जेठानी के दोनों बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते थे। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन मेरे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसके लिए मेरा इलाज चल रहा था। जेठानी मुझसे ज्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझसे कम पढ़ी लिखी थी। मैं अपनी जेठानी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपनी जेठानी से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। जेठानी की शादी को 10 साल बीत चुके थे। वो सबसे यही कहती थी कि जब वो 16 साल की थी तब उनकी शादी हुई थी। इस हिसाब से मेरी जेठानी अभी केवल 26 की थी। कई लोग तो जेठानी की इस बात के झांसे में भी आ चुके थे, लेकिन मैं जानती थी कि जेठानी अपने जीवन के कम से कम 10 साल छुपा ले रही हैं। मेरी जेठानी कुछ दिनों से फेसबुक पर बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। उनका अकाउंट खंगाला तो मालूम हुआ कि वो रजनीगंधा के नाम से फेसबुक पर अभी हाल ही में एक्टिव हुई हैं। मुझे शरारत करने की सूझी। राकेश पांडे के नाम से मैंने अपनी एक फेक आईडी बनाई और जेठानी की फोटो पर लाइक और कमेंट करने लगी। इस तरह 2 महीने बीत गए। जेठानी की फालतू शायरी को पसंद करने वाले लोगों में उनके मायके वालों के अलावा बस एक राकेश पांडे ही था, और ये राकेश पांडे कोई और नहीं बल्कि मैं थी। 2 महीने बाद एक दिन यूं ही मैंने जेठानी के मैसेंजर में जाकर लिख दिया, रजनी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपको दिल दे बैठा हूँ। अगर आपको यह मैसेज अच्छा न लगे तो आप मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा। इस मैसेज को मेरी जेठानी ने पढ़ा, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा वो मुझे ब्लॉक करेंगी, लेकिन 2 दिन बाद रिप्लाई आ गया। उन्होंने लिखा, राकेश जी आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने भी झट से रिप्लाई दे दिया, ये बात मैं जानता हूँ रजनी जी, फिर भी आपसे प्यार करता हूँ। जरूरी नहीं कि आप भी मुझसे इश्क करें, लेकिन मैं तो आपको हमेशा चाहता रहूंगा। हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ थे, तभी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचान गया था। आई लव यू रजनी जी। इस मैसेज के बाद तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी जेठानी मुझे ब्लॉक कर देंगी, लेकिन शाम को ही उनका रिप्लाई आया। उन्होंने लिखा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पा रही, हाई स्कूल के समय की कोई फोटो हो तो भेजो, शायद पहचान जाऊं। जेठानी के इस मैसेज के बाद मैंने गूगल से किसी स्कूल की कुछ ग्रुप फोटो ढूंढी और जेठानी के इनबॉक्स में सेंड करते हुए लिखा, रजनी जी इन फोटोज को देखकर याद करो, और याद न आए तो मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। शाम को मैंने जेठानी से पूछा, दीदी आजकल फेसबुक पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं आप, आपके दीवानों की कोई कमी नहीं है। जेठानी बोली, बस यूं ही खाली बैठकर मैं क्या करूं, तो फेसबुक पर ही थोड़ा समय दे देती हूँ। मेरी नंद मंजू मेरे घर में ही रहती थी। मंजू का बॉयफ्रेंड आकाश जब भी मिलने के लिए बुलाता, वो मुझसे बताकर घर से निकल जाती। हम दोनों में काफी बनती थी। मैं उसे अपने दिल की बातें शेयर करती तो वो भी मुझे अपने इश्क की सारी बातें बताती। मंजू और आकाश की जोड़ी अच्छी थी। जाति के अलावा दोनों की शादी में कोई अड़चन नहीं थी। एक दिन आकाश कुछ किताबें देने के बहाने घर आया हुआ था और जेठानी ने उसे मंजू के साथ घर में देख लिया। उसकी जाति के बारे में जानकर जेठानी आग बबूला हो गई थी और आकाश को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। मेरे हस्बैंड तो मंजू और आकाश की शादी के लिए राजी थे, लेकिन मेरे जेठ दयाशंकर त्रिपाठी इस तरह की शादी के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि
हम लोग मंजू की शादी के खर्चे से बचने के लिए उसे इतनी छूट दे रखे हैं ताकि वो किसी भी लड़के के साथ भागकर शादी कर ले। इसलिए वो मंजू की शादी के लिए अपनी जाति के लड़के की तलाश में थे। मैं किचन में शाम का खाना तैयार करने लगी थी कि इनबॉक्स में जेठानी का मैसेज देखा। मैं रोटी तवे पर छोड़कर झट से जेठानी का मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। उन्होंने लिखा था, राकेश, हाई स्कूल की फोटो में मैं तुम्हें पहचान गई। आजकल क्या कर रहे हो? मैंने रिप्लाई किया, रजनी जी, आजकल मैं दिल्ली में ही हूँ, यहीं जॉब कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आप भी द्वारिका में ही रहती हैं। मैंने भी आपके नजदीक ही फ्लैट लिया हुआ है। चाहो तो कल शाम को द्वारका सेक्टर 9 के पार्क में हम मिल सकते हैं। मैसेज के सेंड होने तक तवे पर रखी मेरी रोटी जल चुकी थी। जलने की बू जब मंजू तक पहुंची तो किचन में आ गई। मैंने फेसबुक बंद किया और काम में लग गई। थोड़ी देर में जेठानी का रिप्लाई आया कि कल शाम को वो सेक्टर 9 के पार्क में पहुंच जाएंगी। काम से थोड़ी फुर्सत निकाल कर मैं बहाने से जेठानी के घर में गई ताकि उनके चेहरे पर राकेश से इश्क की खुमारी को देख सकूं। जेठानी भी अपने किचन में थी। मैंने कहा, दीदी, आपके फ्रिज में दही हो तो थोड़ी सी दो, मुझे दही जमाना है। जेठानी के फ्रिज से दही निकालते हुए मैं बोली, कल फेसबुक पर जो आपने अपनी फोटो डाली है ना, गजब लग रही है। मैंने लाइक भी किया है। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जेठानी मुस्कुरा गई और बोली, मैं आजकल थोड़ी मोटी हो गई हूँ। मेरा मोटापा फोटो में झलक रहा है। मैं बोली, अरे नहीं दीदी, आपके जैसा फिगर तो हीरोइनों का भी नहीं है। यह सुनकर जेठानी और जोर से मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं कुसुम, थोड़ी सी तो मोटी हो गई हूँ, इसलिए सोच रही हूँ कल शाम से जॉगिंग पर निकलूं। ये सेक्टर 9 वाला पार्क यहाँ से कितनी दूर है? जेठानी के मुंह से यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, नजदीक ही है, बाहर से बैटरी वाला रिक्शा पकड़ लेना, 10 रुपए लेगा और सेक्टर 9 के पार्क पर छोड़ देगा। ऐसा करना, जब आप निकलो तो मुझे भी बता देना, मैं भी निकल लूंगी। जेठानी ने कहा, मैं कल शाम को अकेले जाकर पहले पार्क का मुआयना कर आती हूँ कुसुम, उसके अगले दिन से दोनों साथ चलेंगे। जेठानी की बातों से मैं समझ गई थी कि मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। मैं अपने घर पर लौट आई। मेरे हस्बैंड दिनेश भी घर आ चुके थे। मैं उन्हें खाना परोस रही थी, तभी मेरे पति दिनेश ने कहा, मंजू की शादी के लिए भैया ने अपनी कंपनी के मैनेजर से बात की है। उनके मैनेजर का एक बेटा है जो बेंगलोर में रहता है और इस वक्त दिल्ली आया हुआ है। यह सुनकर ड्राइंग रूम में बैठी पढ़ रही मंजू के कान खड़े हो गए। वो मेरी ओर देखने लगी। मैंने दिनेश से कहा, मंजू की शादी के लिए भैया को इतनी जल्दी क्यों है? मंजू की शादी हमारे जिम्मे है तो वो क्यों इतना टेंशन लेते हैं? दिनेश बोले, शादी का खर्च हमारे जिम्मे है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया मंजू की शादी के बारे में न सोचे। मंजू उनकी भी बहन है। भैया को लगता है कि मंजू की जल्दी शादी ना हुई तो मैं दिनेश की बात को बीच में काटते हुए बोल पड़ी तो वो भाग जाएगी और भैया की नाक कट जाएगी, यही ना? तभी मंजू अपनी पढ़ाई छोड़ अपने भैया के करीब आ गई और बोली, भैया, आप बड़े भैया को किसी तरह समझा दीजिए। बड़े भैया को अपनी इज्जत की ज्यादा फिक्र है ना, तो आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं किसी के साथ भागकर शादी नहीं करूँगी, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं और होगा तो मैं जहर खा लूंगी। दिनेश ने अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उससे प्यार से समझाते हुए कहा, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है मंजू? तेरी शादी आकाश से ही होगी। तू आकाश से बोल कि वो अपने घर वालों को राजी करे। मंजू बोली, आकाश और उसके घर वाले तो हमारी शादी के लिए कब से तैयार बैठे हैं। वो तो जब आप लोग कहेंगे तब रिश्ता लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले दिन संडे होने की वजह से दोनों भाइयों की छुट्टी थी। सुबह सुबह ही मेरे जेठ और जेठानी दोनों मेरे घर आ गए और मंजू के रिश्ते के बारे में बताने लगे। जेठ बोले, राकेश बहुत अच्छा लड़का है। मेरे मैनेजर भोला शंकर पांडे का इकलौता लड़का है। राकेश बेंगलोर में रहता है और एक अच्छी कंपनी में है।
अभी दिल्ली आया हुआ है। आज दोपहर तक मैनेजर बाबू अपनी पत्नी और बेटे राकेश के साथ मंजू को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मेरे घर में ही उन लोगों की खातिरदारी का इंतजाम हो जाएगा। जब वो लोग आ जाएंगे तो तुम दोनों पति पत्नी मंजू को लेकर मेरे घर ही आ जाना। मंजू ने यह सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मैं उसे समझाने उसके कमरे में गई और बोली, मंजू तू अपने भाभी पर भरोसा कर, तेरी शादी आकाश से ही होगी। मंजू रोते हुए बोली, लेकिन कैसे भाभी? बड़े भैया तो राकेश नाम के लड़के से मेरी शादी तय कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बड़े भैया को समझा सके। मैंने मंजू के सर पर हाथ रखे हुए कहा, एक आदमी है जो तुम्हारे बड़े भैया को समझा सकता है। मंजू बोली, कौन? मैं बोली, तुम्हारी बड़ी भाभी रजनी। मंजू ने कहा, लेकिन रजनी भाभी खुद ही घोर जातिवादी हैं। वो कहती हैं कि अपने से नीची जात में शादी करने वाले की संतानें नर्क में जाती हैं। वो कैसे आकाश से मेरी शादी के लिए राजी होंगी? आप भूल गई कि उस दिन कितना ड्रामा किया था बड़ी भाभी ने। मैंने कहा, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, सब मुझ पर छोड़ दो। भैया के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मंजू को मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो भैया के घर जाने के लिए राजी हो गई। मैनेजर के लड़के का नाम भी राकेश था। यह जानकर मेरे शैतानी दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया घूमने लगा। मैंने जेठानी को मैसेज टाइप किया, रजनी जी कल शाम पार्क का प्लान कैंसिल समझिए, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के साथ सेक्टर 2 में लड़की देखने जाना है, वहीं शाम हो जाएगी। इस मैसेज के सेंड होने के बाद जेठानी का तुरंत रिप्लाई आया, सेक्टर 2 में आप किसके यहाँ जा रहे हैं? मैंने लिखा, दयाशंकर त्रिपाठी के यहाँ। जेठानी ने लिखा, दयाशंकर त्रिपाठी मेरे हस्बैंड हैं। दरअसल आप मेरी नंद को देखने आ रहे हैं। मैंने लिखा, ओह रजनी जी, असल में मैं कहीं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, यह बात अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं? घर वाले जबरदस्ती मुझे लड़की दिखाने ले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी नंद से शादी नहीं कर सकता, लेकिन कल दोपहर आपके घर आऊंगा जरूर। इसी बहाने आपके दीदार भी हो जाएंगे। जेठानी ने लिखा, मंजू मेरे जितनी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी लड़की है, चाहो तो उसे पसंद कर लेना। मैंने लिखा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपने कल फेसबुक पर फोटो डाली थी ना, हो सके तो कल वही पीली साड़ी पहन लेना रजनी जी। दोपहर तक मंजू और मैं तैयार होकर बगल में जेठानी के घर पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी रजनी ने पीली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बड़ी सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर में ही घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक जवान लड़के के साथ 2-3 लोग और थे। यह राकेश और उसके मम्मी पापा थे। साथ में राकेश के मामा भी थे। राकेश भी काफी हैंडसम लग रहा था। राकेश को देखते ही मेरी जेठानी मचलने लगी। किसी न किसी बहाने बार बार राकेश के सामने जाती। मेरे सास, ससुर, जेठ और मेरे पति दिनेश ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। राकेश के मम्मी पापा भी सामने ही बैठे थे। थोड़ी देर में मेरी जेठानी भी राकेश के बिल्कुल सामने बैठ गई। मेहमानों की खातिरदारी अब मेरी और मंजू की जिम्मेदारी थी। मेरे सास ससुर को राकेश पसंद आया तो राकेश के घर वालों को भी मंजू पसंद आ गई। उन्होंने मेरे जेठ से कुछ समय का वक्त मांगा और सभी विदा होने लगे। जेठानी तो राकेश के इर्द गिर्द से हटी नहीं रही थी। सभी के जाने के बाद घर में देर तक राकेश और उसके परिवार वालों की बातें होती रहीं। मेरे जेठ तो राकेश के परिवार के संस्कारों की बड़ाइयां करते थक नहीं रहे थे, लेकिन जेठानी खामोश थी, न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। शायद इश्क का बुखार कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था उन पर। मैं टॉयलेट में गई और जेठानी को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, रजनी मेरी जान, तुम तो गजब लग रही थी आज। तुम्हें देखने के बाद से मैं तो पागल हो गया हूँ। मेरे घर वालों को मंजू पसंद है। इस वक्त कार में बैठे मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर के महान संस्कारों की ही बात कर रहे हैं।
मैं आपके प्यार में इस कदर डूब चुका हूँ कि आप मुझे हर जगह पीली साड़ी में नजर आ रही हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि ये शादी ना हो पाए। आई लव यू। जेठानी को ये मैसेज टाइप कर मैं ड्राइंग रूम में आई तो जेठानी अपने चेहरे पर मोहब्बत की ताजगी लिए राकेश के मैसेज में गुम थी। मैंने जेठानी से पूछा, दीदी आपको लड़का कैसा लगा? वो बोली, मैं क्या बोलूं, कुछ कहूंगी तो तुम्हारे जेठ जी को मिर्ची लग जाएगी। वहीं बैठे जेठ जी बोले, अरे क्या बोलो रजनी, अरे बोलो रजनी, तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया क्या? मेरी जेठानी बोली, रिश्ते में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी आपने मंजू की मन की बात जानने की कोशिश की है? वो आकाश से प्यार करती है। आकाश मंजू के लिए एकदम अच्छा लड़का है। मैं तो मिली भी हूँ उससे, लेकिन तुम्हारे सर पर जातिवाद का भूत चढ़ा है, इसीलिए इतने अच्छे लड़के को तुम नकार रहे हो। मेरी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे पति दिनेश तो हैरान थे ही, मंजू उनसे ज्यादा हैरान थी। वो अपनी बड़ी भाभी का यह रूप देखकर हैरानी भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी। मेरे सास और ससुर भी मेरी जेठानी की बातों से सहमत नजर आने लगे थे। कुछ ही देर में मेरी सास अपनी जगह से उठी और अपने बड़े बेटे के हाथों को पकड़कर बोली, मंजू के लिए आकाश ही बेहतर रहेगा बेटा। जिद छोड़ दे और आकाश से ही रिश्ता पक्का कर दे। थोड़ी देर सोचने के बाद भैया बोले, जब घर में सभी की राय एक है तो फिर मैं ही संस्कारों का बोझ क्यों ढोता फिरूं? मंजू तू अगले संडे आकाश के घर वालों को आने के लिए बोल दे। मैं अपने मैनेजर दोस्त को समझा दूंगा कि वो राकेश के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ ले। खुशी खुशी हम तीनों अपने घर लौट आए। घर आते ही मंजू मुझसे लिपट गई और बोली, भाभी तुमने बड़ी भाभी पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उनके अंदर का जातिवादी जहर गायब हो गया? उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं मुस्कुराती हुई बोली, मंजू तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ और आकाश को खुशखबरी दे दो। अगले दिन सुबह सुबह मोबाइल देखा तो जेठानी के ढेर सारे मैसेजेस से इनबॉक्स भरा हुआ था। आखिरी मैसेज रात के 2:30 बजे का था। राकेश की मोहब्बत में डूबी मेरी जेठानी की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। रात 2:30 बजे वाले आखिरी मैसेज में जेठानी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए एक घिसा पीटा सा शेर लिखा था, हसीन ख्वाब से सोहबत हो गई है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुबह जब उठो तो रिप्लाई देना, तुमसे मिलने की हसरत हो गई है। मैंने रिप्लाई दिया, रजनी मेरी जान, तुम्हारे मैसेज पढ़कर मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। बस आज शाम तक का इंतजार करो। आज फिर मुझे एक जगह लड़की देखने जाना है। वहाँ से लौटते ही मैं तुम्हें मिलने की जगह बताऊंगा। जेठानी ने झट रिप्लाई किया, अब फिर से एक लड़की देखने क्यों जा रहे हो? मुझे अपना फोन नंबर दो। मैंने लिखा, शाम को मिलेंगे तो सारी बात बता दूंगा। इस मैसेज को टाइप करने के बाद मैं बार बार जेठानी के यहाँ मोहब्बत में उनकी बेकरारी का दीदार करने पहुंच जाती। वो मुझे मोबाइल में ही घुसी हुई मिलती। उन्होंने पूरे दिन राकेश यानी कि मुझे मैसेज किया, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। शाम हुई तो जेठानी पीली साड़ी में सज धज कर तैयार हो चुकी थी। मैं उनके पास गई और बोली, दीदी कहीं जाने का इरादा है क्या आज? वो बोली, हाँ मार्केट तक जा रही हूँ। संडे को आकाश के घर वाले आएंगे तो उन्हें देने के लिए कुछ शगुन वगैरह तो चाहिए ही ना। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? वो बोली, आज नहीं कल फिर जाऊंगी तो तुम्हें ले चलूंगी। जेठानी अपने उस आशिक का इंतजार कर रही थी जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब जेठानी के दिमाग में चढ़े इश्क के भूत को उतारने का समय आ गया था। मैं अपने घर आई और मैंने मैसेंजर ऑन किया जो जेठानी की बेचैनी भरे मैसेज से भरा हुआ था। मैंने लिखा, मिलने का प्लान कैंसिल। जेठानी ने तुरंत रिप्लाई किया, क्यों, क्या हुआ, तुम घर नहीं पहुँचे क्या अभी?
मैंने लिखा, मैं जो आज लड़की देख कर आ रहा हूँ वो मुझे भा गई है। पीली साड़ी में वो क्या मस्त लग रही थी। मैं तो पहली नजर में उसे देखते ही अपना दिल गंवा बैठा। रजनी जी, आज शाम को मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की का नाम भी रजनी है। तुरंत रिप्लाई आया, मेरी मोहब्बत का क्या होगा राकेश, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने लिखा, तुम बहुत मोटी हो, जॉगिंग करो और फिट हो जाओ। पीली साड़ी में तुम सरसों के खेत में खड़ी भैंस लगती हो। यह उम्र बच्चों को संभालने की है। इतने अच्छे हस्बैंड के होते हुए इधर उधर मुंह मारना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को पढ़ने दो और उन्हें इश्क करने दो। शायद अब मैं तुम्हें कभी ना मिलूं। टेक केयर रजनी जी। यह मैसेज टाइप करने के आधे घंटे बाद मैं जेठानी के पास गई तो देखा कि हालात बदल चुके थे। इश्क का भूत पूरी तरह उतर चुका था। सरसों की खेत की भैंस अब इंसान बन चुकी थी। कटी फटी पीली साड़ी कूड़ेदान में पड़ी थी। जेठानी पहले की तरह सूट सलवार में थी और सर पर हाथ रखे हुए सोफे पर बैठी थी। मेरे जाते ही जेठानी ने मुझसे कहा, फेसबुक डिलीट करना है, कैसे होगा? मैंने कहा, क्यों दीदी, फेसबुक से तो आपको बड़ा प्यार था, अब क्या हुआ? जेठानी गुस्से में बोली, ये प्यार वार कुछ नहीं होता कुसुम, सब फालतू की बातें हैं। धोखेबाजों की इस दुनिया में अपना घर परिवार ही सबसे बड़ी चीज होती है। फेसबुक पर समय खराब करने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को वक्त दूं। कहानी से सीख, पारिवारिक रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। पल दो पल में बने रिश्तों पर भरोसा करना हमारी बेवकूफी के सिवाय और कुछ नहीं। कई बार इतनी सी बात हमें तब समझ आती है जब सब कुछ तबाह हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप